हेलो बच्चों, मैं अमित सेन। आज आप लोग एक नया अध्याय पढ़ेंगे कक्षा 12 की गणित में, जिस चैप्टर का नाम है आव्यूह, या जिसको हम लोग कहते हैं मैट्रिसेस। सबसे पहले हम समझते हैं कि आव्यूह होता क्या है। अगर नॉर्मली से हम बात करें तो जब हम अपने स्कूल में जाते हैं, अपने क्लास में आते हैं, तो एक निश्चित क्रम से हम लोग हमेशा बैठते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, जब भी हम क्लास में वगैरह बजा के बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं, यहाँ डेस्क डली जाती है, इस क्रम से हम लोग बैठ जाते हैं, एक पंक्ति में, एक रो में, एक कॉलम में। ठीक है, जो हमारी डेस्क डली नहीं होती इसी हिसाब से डली होती है। मान लिया कि यहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है तो हम लोग इस तरह मुँह करके बैठ जाते हैं। और बैठने के साथ क्या होता है, जो तो एक लाइन में है, मान लो बड़ी डेस्क है तो हो सकता है एक बच्चा यहाँ बैठे, दूसरा यहाँ बैठे, तीसरा यहाँ बैठे, चौथा यहाँ बैठे। इसी हिसाब से हम लोग अपनी क्लास में बैठते हैं या प्रेयर करने के लिए ग्राउंड में खड़े होते हैं, तो इसी तरीके से हम लोग ग्राउंड में भी बैठते हैं। देखा होगा आपने, या बहुत सारी जगह हम लोग यूज करते हैं तो एक निश्चित क्रम में बैठते हैं, या लाइन जब लगाई जाती है तो छोटा बच्चा आगे, बड़ा बच्चा पीछे करके बैठते हैं। इस क्रम में क्या है, हम स्वयं बैठते हैं। इस क्रम में अगर संख्याओं को बिठा दिया जाए और उन्हें एक, जो कौन सा कोष्ठक कहलाता है आप लोग जानते होंगे, इसको कहते हैं बड़ा कोष्ठक। अगर एक बड़े कोष्ठक में बहुत सारी संख्याओं को आयताकार क्रम के हिसाब से या वर्गाकार या आयताकार रो कॉलम मान के बिठा दिया जाए तो उन्हें कहते हैं हम लोग आव्यूह या मैट्रिसेस। जैसे मान लो इसमें गोले में बिठा दें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्या किया अपन ने, एक आयत के अंदर जो है संख्याओं को बिठा दिया है। अब क्लास में भी हम लोग ऐसे ही बैठते हैं, बस में जाएं तो बस में भी लाइन लगा के बैठते हैं, यहाँ पे भी उसी क्रम में हम लोग बैठ रहे हैं। क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9, इनको बिठा दिया हमने। अब हम देख रहे हैं इसको जब इसमें बिठा लेंगे तो इसमें क्या होगा, बहुत सारी लाइनें लगेंगी। एक सीधी में लाइन होती है, देखो लाइन कैसी लगती है, या तो लाइन ऐसे में लगेगी या फिर इस तरीके से लगेगी। ठीक, इसमें अगर देखें जो ये वाली लाइन जो लगी है इस तरीके से ऐसे में जाके, इसको बोलते हैं क्षैतिज लाइन, इस वाले को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर लाइन। ठीक है, या अगर आप अच्छी भाषा में बोलें तो एक को बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं पंक्ति और इसको बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं, जब क्षैतिज लाइन लगाएं तो उसको बोलते हैं पंक्ति, इंग्लिश में बात करें तो बोलते हैं इसको रो, और जो ऊर्ध्वाधर लाइन लगती है इसको बोलते हैं स्तंभ या कॉलम। भाषा में आया, स्तंभ या कॉलम, ये पंक्ति हो गई, ये स्तंभ हो गया। अपन ने क्या किया, एक बड़े कोष्ठक में संख्याएं लिख दी। इन संख्याएं जो लिखेंगे, इन संख्याओं को कहा जाता है तत्व। जो कोष्ठक के अंदर संख्याएं लिखी जाती हैं उन्हें वो कहा जाता है तत्व, या इनको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्स, या अवयव भी उन्हें कह सकते हैं। ठीक है, अब बात हुई, इसमें तो हमने सीधी सीधी रख दी। हम लोग क्लास में देखते हैं, मान लो कोई बड़ी सी क्लास हो गई इस तरीके से, तो ज़रूरी थोड़ी है कि उसमें बराबर, ऐसे मान लो इसमें 3 लाइनें ऐसी में लगी हैं, 3 लाइनें ऐसे में लगी हैं। अगर बड़ी सी कोई क्लास रहेगी, बस हम देखें तो हो सकता है ऐसे में 5 व्यक्ति बैठें या ऐसे में 10 व्यक्ति बैठ जाएं। तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। तो इसमें रो और कॉलम को मिला के यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं m क्रॉस n। m और n से क्या मतलब है, m जो है पंक्तियों की संख्या होती है और n जो है स्तंभों की संख्या होती है। अगर हम लोग इसी सवाल में देखें जहाँ 1 2 3 में लिखा हुआ है तो कितनी पंक्तियाँ हैं इसमें, 1 2 और 3, मतलब इसमें m का मान कितना है, 3 है, और स्तंभ कितने हैं, 1 2 और लास्ट वाला 3। तो इसमें n का मान भी कितना है, 3 है। तो इसका क्रम या कोटि जो पूछी जाएगी हम लोगों से सवालों में, क्रम या कोटि कहलाती है m × n। इसकी वैल्यू आएगी 3 × 3, माने
इसमें पंक्तियों की संख्या भी 3 है और स्तंभों की संख्या भी 3 है। तो कोटि कितनी हो गई? 3 क्रॉस 3 या 3 इंटू 3। और या कह सकते हैं रो या कॉलम के रूप में, तो इसका रो कितना है? रो भी 3 है, कॉलम भी 3 है, तो जिसका क्रम क्या हो जाएगा? 3 cos 3 आ जाएगा। ठीक है। अब इनके हिसाब से जो है आव्यूह जो है कई तरीके के होते हैं, उनके प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रकारों से। आव्यूह के प्रकार जो है कई तरीके के होते हैं। समझते हैं आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले वाले से। पहला है क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह से क्या मतलब है? अगर कोई आव्यूह इस प्रकार है जिसमें केवल अपने चीज़ दो चीज़ें होती हैं, एम होता है और एन होता है। अगर m का मान n के मान से ज़्यादा है, मतलब पंक्तियों की संख्या, पंक्ति कौन सी संख्या कहलाती है? देखो, अगर यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसमें क्या हो गया? ये संख्याएं जो है वो क्षैतिज रूप में ज़्यादा फैली हुई है ना, आयताकार रूप में है। तो यहाँ पे क्या हो गया? अगर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है तो ऐसे आव्यूह को हम लोग कहते हैं क्षैतिज आव्यूह। कैसे आव्यूह कहते हैं? क्षैतिज आव्यूह। यहाँ पे क्या है? पंक्ति कितनी है? 1 और 2, मतलब इसमें m का मान है 1 और n का मान है 4, और इसका जो अगर कोटि निकाल दी जाए तो m इंटू n निकलेगा 1 गुणे 4। समझ में आया? तो ऐसे आव्यूह जिनमें पंक्तियों की संख्या कम हो, स्तंभों की संख्या ज़्यादा हो, ऐसे आव्यूह को हम लोग क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। इसके बाद सेकंड वाले पे आते हैं। इसका नाम है ऊर्ध्वाधर आव्यूह, इसको बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स, जहां पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज़्यादा हो जाए। जैसे इसी को इसी क्रम में अगर लिखा जाए, इस क्रम में हो जाए, यहाँ हो जाए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें कितनी पंक्तियाँ हो गई? 1 2 3 4, 4 पंक्तियाँ हो गई। स्तंभ कितने हैं? 1 और 1 2, 2 स्तंभ हो गए। इसमें जो m का मान है वो है 4 और n का मान कितना हो गया? 2। यहाँ पे तो m का मान 2 था, इसमें 1 नहीं था। ठीक, बात समझ आई? अगर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज़्यादा है तो ऊर्ध्वाधर आव्यूह है, इसको बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। अगर पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है तो उसको बोलते हैं क्षैतिज आव्यूह। इसकी किसी क्रम में आगे चलते हैं। फिर आ गया वर्ग आव्यूह। वर्ग इसके नाम से ही समझ में आता है कि जहाँ पे पंक्तियों और स्तंभों की संख्या कैसी हो जाए? समान हो जाए, बराबर हो जाए। ऐसे आव्यूह को हम लोग कहते हैं वर्ग आव्यूह। जैसे बना के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9। यहाँ पे 1 2 3 पंक्तियाँ हैं और 3 स्तंभ हैं, दोनों बराबर हो गए। m का मान भी 3 है और n का मान भी 3 है। समझा? m का मान भी 3 है और n का मान भी 3 है, दोनों मान बराबर हैं। ऐसे आव्यूह को हम लोग कहते हैं वर्ग आव्यूह। समझा? 3 आव्यूह हो गए। चौथे वाले पे आते हैं। फिर आ गया पंक्ति आव्यूह। पंक्ति या रो मैट्रिक्स, जिसमें केवल एक पंक्ति हो, m बराबर क्या हो? 1 हो, उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। जैसे मान लो इसमें लिख दिया 1 2 3 4, जिसमें केवल एक रो हो या m का मान 1 हो जाए, ऐसे आव्यूह को हम लोग बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। फिर आगे अगला स्तंभ आव्यूह। ऐसे आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, n का मान क्या हो?
1 हो उसको हम लोग बोलते हैं स्तंभ अवयव। इस तरह से लिखा हो 1 2 3 और 4। इसमें क्या है, इसमें जो पंक्तियां हैं वो 4 हैं और स्तंभ क्या है 1 है। इस वाले में क्या था, 1 पंक्ति थी और स्तंभ क्या थे 4 थे। इसकी कोटि क्या थी 1/4 थी, इसकी कोटि थी 4/1। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। इसके आगे देखते हैं। इसके बाद अपना आ गया शून्य या रिक्त अवयव। ऐसे अवयव जिसके सारे के सारे अवयव क्या हो, शून्य हो, उस अवयव को शून्य या रिक्त अवयव कहते हैं। इसके अगला आ गया इकाई या इकाई का तत्सम अवयव, यूनिट ऑफ आइडेंटिटी। इसको लिखा नहीं है, क्या लिखते हैं आइडेंटिटी। ठीक है, मतलब क्या है, इकाई का तत्सम अवयव, ऐसा अवयव जिसके विकर्ण में, समझो विकर्ण 1 1 1 हो, जिसके विकर्ण में क्या हो 1 1 लिखा हो और बाकी सब संख्याएं शून्य हो, ऐसे अवयव को कहते हैं इकाई का तत्समक अवयव। और जो विकर्ण जो होता है, इस विकर्ण को हम लोग कहते हैं मुख्य विकर्ण। कौन सा विकर्ण, मुख्य विकर्ण कहलाता है अपना जी। ठीक है, जो विकर्ण जो कहलाएगा वो कहलाएगा मुख्य विकर्ण और बाकी सब संख्या क्या रहेंगी इसकी 0 रहेंगी। इसके बाद अगले पे आते हैं। फिर आ गया विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव, इस वाले अवयव को भी हम विकर्ण अवयव कह सकते हैं, बस अंतर क्या है, विकर्ण में कोई भी संख्या हो सकती है। इस वाले में क्या था, केवल 0 0 माने 1 1 था विकर्ण में। अगर विकर्ण में कोई भी संख्या लिखी हो तो ऐसे अवयव को हम लोग विकर्ण अवयव कहते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ 1 2 3 लिखा है, बाकी सब संख्याएं कैसी हैं 0 है। अगर आ गया फिर है अदिश अवयव या स्केलर मैट्रिक्स। अगर ऐसा हो जाए कि जो विकर्ण अवयव में सारी संख्या समान हो जाएं, समान से क्या मतलब है, एक विकर्ण अवयव हो गया, यहाँ मान लो लिख दिया 3 3 3 और बाकी सब संख्याएं अपनी क्या हो गई, शून्य हो गई। जब ऐसे अवयव जो बनते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण अवयव। विकर्ण में कौन सा हो गया, अदिश अवयव हो गया, क्योंकि अदिश इनकी विकर्ण में सारी संख्याएं क्या है 0 लिखी हुई हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। फिर है उप अवयव। उप अवयव को समझते हैं। अगर कोई अवयव है, उस अवयव में से अपन छोटे छोटे क्या बना दें, अवयव बना दें। ऐसे अवयव को उप अवयव या सब मैट्रिक्स बोलते हैं। मान लिया कि कोई मैट्रिक्स है, ठीक, कौन सा है 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9। इस मैट्रिक्स से हम छोटे छोटे बना दें। मान लो एक बना दिया 1 2 4 5 बन गया। इसी में से छोटे से अवयव बना दिए, बहुत सारे ही बन सकते हैं, तो उन अवयवों को हम कहते हैं उप अवयव या सब मैट्रिसेस। ठीक, लास्ट इसके बाद अगला आ गया उपरि त्रिभुजीय अवयव। अपरि त्रिभुज मतलब क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर। एक ट्रायंगल है, इसमें मान लो अपनी संख्याएं लिखी 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे 0 0 हो गए। एक ट्रायंगल बन जाए ऊपर, और ऊपर संख्याएं लिखी हो, नीचे क्या हो 0 हो, ऐसे को मतलब कहते हैं उपरि त्रिभुजीय अवयव या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, और लास्ट वाला अपना है निम्न त्रिभुजीय। इसी हिसाब से ये भी है क्या, तो संख्याएं अपन ने लिखी, यहाँ 0 0 आ जाएगा, यहाँ 2 3 आ गया 0, फिर 4 5 6। अगर नीचे की तरफ त्रिभुज बनता है तो ऐसे अवयव कहते हैं निम्न त्रिभुजी अवयव। ठीक, इतना सब हमने समझ लिया है। एक चीज़ हम बताया था कि इसके अंदर जो संख्याएं लिखी जाती हैं वो उनके अवयव कहलाते हैं या तत्व कहलाते हैं या एलिमेंट कहलाते हैं, और हर तत्व को लिखने के लिए एक निश्चित तरीका होता है। इसको जब हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, इसको लिखा जाता है उसकी एक निश्चित पोजीशन होती है। ठीक है, पोजीशन कैसी होती है, 6 है,
इसको जब लिखेंगे तो इसके अंदर की संख्या मान लिया कि ए है, यहाँ पे पहली रो है और पहला कॉलम है, ठीक है। ये क्या है, पहले स्थान पे पहली रो पहला कॉलम है, ये वाला कहलाएगा पहली रो दूसरा कॉलम, फिर कहलाएगा पहली रो और तीसरा कॉलम। पहली लाइन है, जब दूसरी लाइन में हम लोग आएंगे तो यहाँ लाइन अब बदल गई, अब क्या हो गई, दूसरी रो हो गई, दूसरी रो का पहला कॉलम है, दूसरी रो का दूसरा कॉलम है और दूसरी रो का तीसरा कॉलम है। जब तीसरी रो में आएंगे तो यहाँ लिखा जाएगा तीसरी रो का पहला कॉलम है, तीसरी रो का दूसरा कॉलम है और तीसरी रो का तीसरा कॉलम है। या शॉर्ट में हम लिख दें तो यहाँ लिखा जाता है AIJ। जे क्या है, इसका अवयव है या तत्व है, और इसमें आई जो है वो कहलाती है रो का नंबर, जे कहलाता है कॉलम का। हमें आशा है इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो इसकी पहली प्रश्नावली है 3A, उसको हम लोग लगाते हैं। बच्चों हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 3A। 3A का पहला सवाल जो है उसमें लिखा हुआ है अवयव को मान लिखा हुआ है 2 -3 4 7 2 0 -4 6 1 4 7 और 6। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो हम लोग को बताना है। पहला क्वेश्चन है कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं, बताइए कितनी पंक्तियां हैं। 1 2 और 3 पंक्तियों को हम लोग क्या लिखते हैं, M से लिखते हैं। तो यहाँ कितनी पंक्तियां हैं, 3, ठीक। फिर कितने स्तंभ हैं, स्तंभ मतलब इस तरीके से 1 2 3 और 4, स्तंभ कितने हैं, 4। इसके अगला आ गया, इसका क्रम क्या है, क्रम क्या बताया था, M क्रॉस N। पंक्तियों की संख्या को M लिखते हैं, स्तंभों की संख्या को N लिखते हैं और क्रम को लिखते हैं M क्रॉस N, मतलब 3 क्रॉस 4। ये हो गया इसका क्रम। अब बताना है इसमें कुल कितने तत्व हैं। एक तरीका क्या है, यानी गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, इसका जो क्रम है उसका सीधा सीधा गुणा कर दो। 3 का गुणा 4 में करेंगे, 3 का पहाड़ा 4, कितना आएगा इसका मान, 4 तिया 12। जो सवाल अपना खत्म हो गया। कोई दिक्कत है सवाल में। इसी हिसाब से सेकंड क्वेश्चन भी है, उसको भी समझते हैं। यहाँ भी क्या दिया गया है, एक अवयव दिया गया है A, और उनके लिए इन सारी संख्याओं के मान निकालने हैं। सबसे पहले मान निकालना है कोटि का। कोटि या क्रम एक ही चीज़ होती है, उसको निकालने के लिए हमें M और N का मान निकालना आवश्यक होता है। M कहलाता है पंक्तियों की संख्या और N कहलाता है स्तंभों की संख्या। तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 और 3। तो M का मान हो गया 3, N कितना है, 1 2 3 और 4, तो N का मान हो गया 4। तो कोटि होती है M क्रॉस N, गुणा करेंगे तो 3 क्रॉस 4। ये इसका आंसर हो गया। फिर आ गया अवयवों की संख्या या तत्वों की संख्या, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अवयव कितने हो गए इसके, 4 3 12, इनका गुणा किया तो आ गया 12। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ संख्याएं लिखी हैं, इनका भी हमें मान निकालना है। अभी बता भी चुके हैं इससे पहले। जैसे मान निकालना है A13 का, 13 का मतलब हो गया पहली रो के तीसरा स्तंभ। तो पहली रो जो हो गया, इसका पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ, मतलब इस जगह पर क्या लिखा हुआ है, 19 लिखा हुआ है। समझ आ गया। फिर है A21 का मान, A21 मतलब दूसरी रो का पहला स्तंभ, दूसरी रो, पहली रो हो गई, दूसरी रो का पहला स्तंभ मतलब 35 इसका मान हो गया। फिर आ गया A33, तीसरी रो, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो का तीसरा स्तंभ, पहला दूसरा और तीसरा स्तंभ, मान इसका मान हो गया -5।
फिर आ गया A24 मतलब दूसरी रो का चौथा स्तंभ, पहली रो दूसरी रो का चौथा स्तंभ, पहला दूसरा तीसरा चौथा, मतलब इसका मान हो गया 12। लास्ट वाला इसका पार्ट है दूसरी रो का तीसरा स्तंभ, तो पहली रो दूसरी रो का तीसरा स्तंभ 1 2 3, मतलब इसका मान हो गया 5/2। समझ में आए? इसके साथ और सवाल भी देखते हैं हम लोग। बच्चों देखते हैं इसी प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन। इस लिखा हुआ है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो कितनी कोटियां होंगी, यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। अगर 24 अवयव हैं तो कितनी कोटियां हो सकती हैं। अब करना क्या है, 24 के केवल हमें गुणनखंड लिखने हैं कि 24 कैसे आ सकता है, बताइए। सबसे पहले अगर 24 लिखा हुआ है तो हो सकता है 24 एकम 24, मतलब क्या हुआ 24 रो हो 1 कॉलम हो, या इसको पलट के लिखते हैं 1 गुणा 24 मतलब 1 रो हो और 24 कॉलम हो, एक गुणनखंड हो गया। दूसरा गुणनखंड क्या होगा 12 दूनी 24, या कह सकते हैं 12 गुणे 2 हो जाए या फिर 2 गुणे 12 हो जाए। और 24 कैसे आता है, 6 कर लिया, 6 चौको 24 हो जाए या 4 चौक 6 24 हो जाए। और आगे चलते हैं, 6 हो गया, 8 हो गया, 8 तिया 24 कर दो या 3 गुणे 8 कर दो। ठीक, इसके अलावा बताइए कौन सा हो सकता है, इसके अलावा कोई संभव है। 12 गुणे 1, 1 गुणे 24 हो गया, 12 गुणे 2 हो गया, 2 गुणे 12 हो गया, 6 चौको 24 हो गया, 4 6 24 हो गया, 8 हो गया और 3 गुणे 8 हो गया। इसके अलावा अगर मान लो हम भूल रहे हैं तो आप लोग लिख सकते हैं, वैसे हमारे ख्याल से कोई भूल नहीं रहे हैं। इसी प्रकार से आया है 13, 13 की जब निकालेंगे तो इसमें कोटियों की संख्या क्या होगी, 13 गुणे 1 रहेगा और 1 गुणे 13 रहेगा। इस क्योंकि 13 के कोई गुणनखंड होते नहीं हैं, इसलिए इससे ज़्यादा इसमें मान निकल ही नहीं सकते हैं। समझ आया? बिल्कुल इसी 3 सवाल जैसा चौथा सवाल है वो आपको घर से लगाना है। हम 5वें सवाल पे आते हैं। 5वें सवाल में लिखा हुआ है यदि 1 2 गुणे 2 आव्यूह A बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त हैं। एक पहला पार्ट लेके चले हैं। AIJ का जो मान है I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2 है। हमें करना क्या है, एक 2/2 का एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें AIJ की वैल्यू दी गई है। अब समझिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले 2/2 का है, इसमें 2 रो हैं 2 कॉलम है, तो M का मान 2 है और N का मान भी 2 है। M का मान 1 या 2 हो सकता है, N का मान भी 1 या 2 हो सकता है। स्टार्टिंग करते हैं, सबसे पहले हम मान निकालते हैं A11 का। A11 का मान निकालेंगे तो I का मान भी 1 है और J का मान भी 1 है, इसमें रखेंगे तो हो जाएगा 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। 2 एकम 2 हो गए, 2 में 1 जोड़ा तो हो गए 3 और फिर 3 का करेंगे होल स्क्वायर। 3 का वर्ग कितना होता है, 3 त्रिका 9/2 इसका मान हो जाएगा। फिर मान निकालेंगे A12 पहली रो का दूसरा कॉलम, माना रो वही रही, इसका कॉलम हमने बदल दिया है। तो यहाँ पे I का मान तो 1 रहेगा लेकिन J का मान 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर अपॉन में 2। 2 दूनी 4 में 1 जोड़े 5 हो गए, तो 5 का जब वर्ग करेंगे कितना आएगा 25 हो जाएगा और यहाँ पे मान हो जाएगा 25/2। अब 2 I का मान तो 1 ही रहा, J का मान बदल लिया, अब अपन J का मान बदल लेंगे। अब क्या किया अपन ने, पंक्ति चेंज कर दी, 2 1 का मान निकाला तो I का मान हो गया 2 और J का मान है 1। तो 2 + 2 4 हो गए, 4 का वर्ग किया, 4 का वर्ग होता है 16, 2 से भाग लगाया तो आ गया 8। ठीक है, फिर मान निकालेंगे A22 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2
तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो होगा 6/2 का वर्ग। 6 का वर्ग होता है 36/2, भाग लगाया तो आ गया 18। ये चारों मान निकाल लिए। जब इससे हम लोग बनाते हैं, क्या बनाएंगे, आव्यूह बनाएंगे। तो इस तरीके से बनेगा एक। यहाँ हमेशा कैपिटल अक्षर इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ मान हो जाएगा 9/2, यहाँ हो जाएगा 25/2, यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 18। जो हमारा मैट्रिक्स बनके तैयार हो गया। इसका अभ्यास का कौन सा क्वेश्चन था, 5वां। इसका 8वां क्वेश्चन भी लगा के देखते हैं। बच्चों अब देखते हैं इसी प्रश्नावली का 8वां क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है, आव्यूहों के निम्नलिखित समीकरणों से x, y और z का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ एक सवाल दिया गया, 8वें का पहला पार्ट है। यहाँ लिखा हुआ 2x + y, फिर लिखा हुआ x - y, x - z, x + y + z बराबर में लिखा हुआ है 10, -1, 2 और 8। इससे करना क्या है, हम लोगों को x, y, z के मान ज्ञात करने हैं। एक चीज़ समझ लीजिए, जब भी दो आव्यूह अगर समान होते हैं तो वो समान अवयव समान जगह पे होते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसकी पहली संख्या के बराबर होगी, इसकी दूसरी संख्या के बराबर होगी, इसकी नेक्स्ट संख्या इसकी नेक्स्ट संख्या के बराबर। इन सब से होगा क्या, 4 समीकरण हमने बन जाएंगे। पहली संख्या क्या लिखी हुई, इसमें लिखी थी 2x + y। 2x + y है वो 10 के बराबर होगी। क्या के बराबर होगी, 10 के बराबर। यहाँ पे लिखा हुआ है x - y, वो -1 के बराबर होगी। फिर लिखा हुआ है x - z, वो 2 के बराबर होगी। और x + y + z वो होगी अपनी 8 के बराबर। समझ आया, किसके बराबर होगी जे, x + y + z बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, 2, 3 और 4। अब इन चारों समीकरणों को हम लोगों को हल करना है और x, y और z का मान निकालना है। स्टार्ट करते हैं समीकरण 1 और 2 से। लिख दिया समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या लिखा हुआ था, 2x + y बराबर 10। यहाँ लिखा हुआ था x - y बराबर -y। उनको जब जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा। 2x में x जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3x। 10 में से 1 घटेगा तो बचेगा 9। x का मान निकल के आ जाएगा कितना, 3 आ गया। जो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब हम लोग x का मान समीकरण नंबर 3 का पहले में रख दो, समीकरण 1 में जब रखेंगे तो क्या था, 2x + y। 2x मतलब 2 × 3 + y बराबर था 10। तो y का मान हो जाएगा 10, 3 दूनी 6, -6 बराबर आ गया 4। अब x का मान निकल आया, y का मान निकल आया। समीकरण नंबर 3 में रख या 4 में रख दो। लिख देते हैं x का मान समीकरण कौन सा है, 3 में रखने पर। जब x का मान हम लोग समीकरण नंबर 3 में जब रखेंगे तो यहाँ पे x का मान है 3 -z बराबर कितना है, 2। z पहुँच जाएगा इस तरफ तो z बराबर आ जाएगा 3 - 2 बराबर 1। तो अपने जो मान निकल के आए वो आ गया x बराबर 3, y बराबर 4 और z बराबर 1। ये हमारे इसके आंसर हो गए।
अब आप लोगों को करना क्या है, इस अभ्यास के जो भी क्वेश्चन छूट गए हैं उन सबको आपको घर से सॉल्व करना है। अगर कोई समझ में ना आए तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।